प्रोटिस्टा जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो 5 किंगडम सिस्टम है उसमें किंगडम प्रोटिस्टा ऑब्सोलीट किया जा चुका है, खत्म किया जा चुका है। इसी तरह मैंने आपको बैक्टीरिया वाले चैप्टर में बताया था कि किंगडम मोनेरा जो जिसमें तमाम बैक्टीरिया हैं, आर्किया और यू बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा को भी ऑब्सोलीट किया जा चुका है, रिमूव किया जा चुका है। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में वो भी शामिल नहीं है, किंगडम प्रोटिस्टा भी शामिल नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा जितना लिटरेचर है पिछले 100 सालों में जितना लिटरेचर लिखा गया है, उस सब में किंगडम प्रोटिस्टा के एनिमल्स को प्रोटिस्ट ही कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमीबा को कोई नाम देना चाहेंगे तो एमीबा को आप सबसे जनरल नेम क्या देंगे? प्रोटिस्ट। क्योंकि आपके पुराने तमाम लिटरेचर में प्रोटिस्ट का नाम है, लिहाजा आप अब ये नहीं कह सकते कि आप किंगडम प्रोटिस्टा को बिल्कुल ख़त्म कर दें। अगर आप किताबों से निकाल देंगे किंगडम प्रोटिस्टा को तो नया लिटरेचर पढ़ने में न्यू स्टूडेंट्स को, फ्रेश स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल पेश आएगी। क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में जब जो है वो प्रोटिस्टा पढ़ा होगा, तो फिर क्या होगा कि या प्रोटिस्टा नहीं पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एफएससी करके आए हैं, बीएस करके आए हैं, आपने प्रोटिस्टा के नाम से ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी में प्रोटिस्टा जो है वो नहीं पढ़ते, ठीक है। फर्ज कर लिया कि आपने नहीं पढ़ा। अब आप लिटरेचर पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता लगता है कि वहां पे प्रोटिस्ट का नाम मेंशन है। अब आप वहां पर कंफ्यूज होंगे। इस वजह से किताबों से किंगडम प्रोटिस्टा को फिलहाल नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो लेकिन रियलिटी ये है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर किस फॉर्म में उन ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कहाँ गई? आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम लोगों ने पूरा चैप्टर कवर किया था जिसमें हमने 4 मेजर ग्रुप्स बनाए थे और इन तमाम ग्रुप्स को मिलर हार्ले से मैच किया था। एक्सकेवेटा था, फिर SAR था, उसके बाद आर्कीप्लास्टिडा था। इसकी पूरी क्लासिफिकेशन आपके पास मौजूद है, आपके जो टीम्स का सेटअप है उसमें पड़ी हुई है। फिर उसके बाद जो है वो आखिरी जो अब हम इस वक्त पढ़ रहे हैं वो यूनिकॉन्टा था, ठीक है। यूनिकॉन्टा जो है ये वो ग्रुप था कि जिसको हमने फर्दर डिस्कस किया था, क्योंकि जो आर्कीप्लास्टिडा है इसमें 2 तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। एक रेड एलजी आता है, और उसके बाद फिर आगे मजीद जो है वो जो डिवीजन होती है उसमें आपके पास इधर जो है वो रेड एलजी के साथ साथ यहाँ ब्राउन एलजी आता है, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर ग्रीन एलजी, यहाँ ग्रीन एलजी आता है। और इसी का जो है एक और डिसेंडेंट वो प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स ऊपर रह जाते हैं जब आप प्रोटिस्टा डिस्कस करते हैं, प्लांट्स ऊपर रह जाते हैं। आखिरी ग्रुप है यूनिकॉन्टा, और यूनिकॉन्टा को आप फिर मजीद 2 शाखों में डिवाइड करते हैं। जो एक शाख है वो निकल जाती है फंजाई की तरफ, और जो दूसरी शाख है उसको आप, जिनको आप कहते हैं ओपिस्थोकॉन्टा, ये जो ब्रांच है ओपिस्थोकॉन्टा, इसको आप मजीद फर्दर डिवीजन करते हैं। जब आप फर्दर डिवीजन करते हैं तो आपको पता लगता है अकॉर्डिंग टू कैम्पबेल बायोलॉजी कि ओपिस्थोकॉन्टा वो ग्रुप है जिसमें क्या आ जाता है, एक तरफ आ जाते हैं क्वेनोफ्लैजिलेट्स, जो कि आपको मिलर हार्ले में एक डिटेल मिलेगी इसकी। और उसके बाद ओपिस्थोकॉन्टा का दूसरा ग्रुप जो है वो कौन सा आ जाता है? एनिमेलिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एवोल्यूशन के एतबार से देखते हैं, इन रिगार्ड ऑफ एवोल्यूशन, इफ यू स्टडी दिस, तो एनिमेलिया असल में इस प्रोटिस्टा का एक छोटा सा ग्रुप है। आपने लीनियन क्लासिफिकेशन में एनिमेलिया को किसका रैंक दिया हुआ है? क्या टेक्सॉन है? किंगडम एनिमेलिया। एक बहुत ही बड़ा नाम आपने जो है वो एनिमेलिया को दिया हुआ है, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। लेकिन अगर आप एवोल्यूशन के एतबार से देखें, देखिए ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी क्लासिफिकेशन को किसी भी क्लासिफिकेशन को एवोल्यूशन के एतबार से देखना और बात है, जिसको आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगर आप किसी क्लासिफिकेशन को एवोल्यूशन के एतबार से देखेंगे तो उसको आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। और किसी भी क्लासिफिकेशन को लीनियन सिस्टम के मुताबिक देखना और बात है। लीनियन सिस्टम जो है उसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। लीनियन सिस्टम ने क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। वो जो हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वो हमें जो 9वीं क्लास से रटाया जाता है, वो एक्चुअली अब क्लासिफिकेशन आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के मुताबिक किंगडम एनिमेलिया इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। तो ये एक रियलिटी है जो कि किंगडम एनिमेलिया के बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। रही क्लासिफिकेशन की बात, तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने यहाँ देखते हैं, हमारा जो हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं उनमें अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स में आपको वाज़े तौर पर बताया गया है कि बाकी तमाम जो ग्रुप्स हैं
बाकी तमाम ग्रुप्स वो एक्चुअली प्रोटिस्टा से निकले, ठीक है। और जो एवोल्यूशन है वो बेसिकली यूकैरियोटिक एवोल्यूशन वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? प्रोटिस्टा से स्टार्ट हुई है। मैं सिर्फ ये पिक्चर खोलना चाह रहा था एक लम्हे के लिए, ये देखिएगा। अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं यहां पर तो आपको वाज़ेह तौर पर एक चीज मिलेगी। जस्ट लेट मी, ये देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा एक्चुअली आपकी जितनी यूकैरियोटिक क्लासिफिकेशन है वो यहां से स्टार्ट हो रही है। किंगडम प्रोटिस्टा से आपकी तमाम यूकैरियोटिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगी। उसके बाद अगर आप इसको जूम आउट करें तो आपको पता लगेगा कि इसके बाद जितने भी यूकैरियोटिक ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे किंगडम प्रोटिस्टा से निकले हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहेंगे, कोई जैसे आप लोगों ने एक दफा पहले बनाया था कि आपने सबसे पहले कहा एक सेल, जब आप एवोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि आगाज में लाइफ के स्टार्ट में क्या बना था? सबसे पहले प्रोटोसेल। प्रोटोसेल जो है फिर उसने बैक्टीरियल सेल बनाए थे। बैक्टीरियल सेल, इसका मतलब है पहला बनने वाला सेल बैक्टीरियल सेल नहीं था। बैक्टीरियल सेल बाद में बना और वो बैक्टीरियल सेल फिर दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। दैट वाज यू बैक्टीरिया एंड द सेकंड डोमेन वाज आर्की बैक्टीरिया। इन्हीं आर्की बैक्टीरिया के ही किसी एक सेल में क्या है आती है, एक चेंज आती है जिससे कौन सा पूरा एक जो है वो किंगडम बनता है किनका? यूकैरियोट्स का। और ये यूकैरियोट्स असल में स्टार्ट कहाँ से होते हैं? असल में यूकैरियोट्स का स्टार्ट ही प्रोटिस्टा से होता है। यानी इसको आप यूं कह सकते हैं कि ये जो आर्किया है इसी का कोई ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन के नतीजे में यूकैरियोट्स के लीनिएज स्टार्ट करता है। और उसके बाद जितनी क्लासिफिकेशन आपको यहां पर नजर आ रही है, गौर कीजिए, ये जो क्लासिफिकेशन पूरी आपको यहां पर नजर आ रही है, ये पूरी क्लासिफिकेशन निकली ही किसके जरिए है? ये पूरी क्लासिफिकेशन निकली ही प्रोटिस्टा के जरिए। तो यहां पर दो तीन बातें अब अपने हमने जेहन में रखनी है कि प्रोटिस्टा जो है, जब भी हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे या कोई भी किंगडम पढ़ेंगे, हमारा स्टार्ट हमेशा प्रोटिस्टा से होना है। यानी आप अगर किंगडम एनिमेलिया को, जैसे हम एक एक करके रजिस्टर पैक करते हैं, तो आप जब किंगडम एनिमेलिया का रजिस्टर बंद करेंगे तो आपको प्रोटिस्टा का एक ग्रुप नजर आएगा। वो बंद करेंगे तो आपको प्रोटिस्टा का एक और ग्रुप नजर आएगा। यहां पर देखिए, आप ये रजिस्टर बंद करते हैं, आपको ओपिस्थोकॉन्टा मिलता है। ओपिस्थोकॉन्टा बंद करते हैं तो आपको यूनिकॉन्टा मिलता है। यूनिकॉन्टा को बंद करते हैं तो आखिरकार आप कहां पहुंचते हैं? आप प्रोटिस्टा तक पहुंचते हैं। तो इसलिए ये बात वाजे तौर पर आपने जेहन में रखनी है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, एक रिकॉर्डेड लेक्चर पीछे गुजरा है, उसमें भी देखेंगे, मैं मिलर हार्ले वाली बुक भी निकालता हूं, इसमें भी आपको जो है वो यहां पर मिलेगा कि जो मिलर हार्ले 10th एडिशन है उसके एंड पे आपको एक बहुत ही जो है वो जबरदस्त टॉपिक मिलता है, ये वाला। ये आप लोग पिछला मेरे जो किंगडम प्रोटिस्टा के एंड के लेक्चर है वो भी देखिएगा। और दूसरा, ये मैं आप थोड़ा सा यहाँ पर भी डिस्कस कर देता हूँ। बेटा, ये जो तीन डायग्राम्स बनी हुई हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप कहते हैं क्वेनोफ्लैजिलेट्स। इनको आप क्वेनोफ्लैजिलेट्स का नाम देते हैं। क्वेनोफ्लैजिलेट वो ग्रुप है जो कि एनिमेलिया का सिस्टर ग्रुप माना जाता है। आप लोगों में से सबको पता है सिस्टर ग्रुप क्या होता है। एक दफा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सिस्टर ग्रुप इज एक्चुअली अ ग्रुप जिसका एंसेस्टर कॉमन हो। फॉर एग्जांपल, दोनों डाइवर्ज हुए हैं, दोनों अपने एक्चुअल पॉइंट से डाइवर्ज हुए हैं, लेकिन इनका एंसेस्टर कॉमन है। फॉर एग्जांपल, यहां पर क्वेनोफ्लैजिलेट आते हैं, ठीक है, और यहां नीचे कौन आते हैं? एनिमेलिया। तो इन दोनों का एंसेस्टर कॉमन है, लिहाजा ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? सिस्टर ग्रुप्स कहलाएंगे। तो बहुत सी ऐसी, अभी आप कैम्बल में, जब भी मैं अभी कैम्बल ओपन करके आपको जो है वो कुछ और एविडेंसेस भी बताता हूँ। बहुत सी एविडेंसेस हमें ये बताती हैं कि क्वेनोफ्लैजिलेट्स हैव सम कैरेक्टर्स विच आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन किंगडम एनिमेलिया। अगर आप क्वेनोफ्लैजिलेट को देखें ना और अपनी पुरानी लीनियन क्लासिफिकेशन देखें, लीनियन क्लासिफिकेशन देखें और अपनी एफएससी की बुक्स देखें, तो आपको क्या पता लगेगा कि क्वेनोफ्लैजिलेट वो ग्रुप है जो एनिमेलिया में डिस्कस नहीं किया जाता, बल्कि इसको चुपके से किस में डिस्कस कर लिया जाता है? किंगडम प्रोटिस्टा में। खास तौर पे आपकी एफएससी की जो बुक्स हैं उनमें इसको चुपके से डिस्कस करके एक छोटा सा 5 लाइनों के पैराग्राफ में डिस्कस करके उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है। हालांकि मिलर हार्ले अगर आप पढ़ते हैं और अगर आप कैम्बल पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि क्वेनोफ्लैजिलेट की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी एनिमेलिया की है। क्यों? क्योंकि इनका और एनिमेलिया का जो एंसेस्टर है वो कॉमन है, सिस्टर ग्रुप्स हैं। और इनके अंदर बहुत से वो कैरेक्टर्स हैं जो किसी और में मौजूद नहीं है, सिर्फ एनिमल्स में मौजूद हैं। तो वो बहुत से कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर वाज़ेह तौर पर मिल जाते हैं, ठीक है। यही ऑलमोस्ट जो डिस्कशन है वो आगे कैम्बल में भी हुई है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं,
इस चैप्टर में हमें दो तीन चीजें जो हैं वो बड़ी ही मजेदार किस्म की मिलने वाली हैं, और बड़ी जबरदस्त किस्म की हमें जो एवोल्यूशन है वो भी मिलने वाली है। फॉर एग्जांपल, अब ये कैम्बेल है, ये जो बुक मैंने इस वक्त ओपन की हुई है ये कैम्बेल है, और इसमें आपको वाज़े तौर पर पता लग रहा है कि जो अदर यूकैरियोट्स हैं एक्चुअली ये वो ग्रुप है जो एंसेस्ट्रल ग्रुप है, ये एंसेस्ट्रल ग्रुप है, और इस एंसेस्ट्रल ग्रुप में आगे आकर मजीद डाइवर्जेंस है, लेकिन हम अभी इस डाइवर्जेंस को रहने देते हैं। अभी आप गौर कीजिए, ये जो एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म है, इन्हीं से एक डाइवर्जेंस हो रही है तो क्वाइनोफ्लैजिलेट बन रहा है, और इन्हीं से एक डाइवर्जेंस हो रही है तो क्या बन रहे हैं, एनिमल्स बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एनिमल्स हैं वो उसी ग्रुप से निकले हैं जिस ग्रुप से बने हैं क्वाइनोफ्लैजिलेट्स। और क्वाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर इन्होंने इन दो ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर किया हुआ है। ये मैं अभी फौरी तौर पर कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको ये बताता हूँ कि इनको क्यों कंपेयर किया गया है, लेकिन बुनियादी तौर पर वही लीनिएज जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्रॉ की है वही यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है कि जो क्लोजेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो ये। तो एक तो ये बात है, ठीक है। दूसरा, अब हमने इस ग्रुप को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हमें सबसे पहले इस चीज का अंदाज, मैंने ये सारी बातें पहले की हुई हैं पिछले लेक्चर्स में, ये सारी बातें हुई हुई हैं, मैंने ये बातें सारी रिपीट क्यों की हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बातें इसलिए रिपीट की हैं कि आप लोग उस खूंटे से बंधे रहें, उस पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़े रहें जिस पॉइंट से आपने ये क्लासिफिकेशन पढ़नी है, और वो कौन सा है, प्रोटिस्टा। क्योंकि आप अब यहां पर दो तीन चीजें इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं कि यूकैरियोट्स, अब आप आगे डिस्कस ही यूकैरियोट्स कर रहे हैं, क्यों? यूकैरियोट्स का स्टार्ट हो चुका था कहां से, प्रोटिस्टा से। आप बैक्टीरिया बहुत पीछे छोड़ आए हैं, आप प्रोकैरियोटिक सेल बहुत पीछे छोड़ आए हैं, ठीक है। यूकैरियोट का स्टार्ट हो गया था प्रोटिस्टा से, लेकिन उसके आगे अब आपको दो कैटेगरीज मिला करती हैं, बल्कि मेजरली तीन कैटेगरीज मिला करती हैं आपको प्रोटिस्टा में। यूनिसेलुलर भी मिलते हैं आपको, प्रोटिस्टा में कॉलोनियल भी मिलते हैं, और आपको प्रोटिस्टा में मल्टी सेलुलर भी मिलते हैं। तीनों तरह की कैटेगरीज बनती हैं, लेकिन जो ट्रू मल्टी सेलुलर है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, एनिमल्स। अभी इस वक्त की डिस्कशन में, वरना ट्रू मल्टी सेलुलर में बेटा आपने अभी एक और ग्रुप भी पढ़ा थोड़ी देर पहले, फंजाई। पिछले हफ्ते आपने ये ग्रुप पढ़ा। फिर इसी तरीके से ट्रू मल्टी सेलुलर में एक ग्रुप जो आप छोड़ आए हैं वो कौन सा है, प्लांट्स। ये ट्रू मल्टी सेलुलर है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टिक सेल पढ़ना शुरू कर ही दिए हैं, तो आप अगर ये ग्रुप पढ़ रहे हैं तो आपके जहनों में दो बातें होनी चाहिए। एक तो ये कि आप इस वक्त हायर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं, आप इस वक्त वो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं जिनके अंदर कौन सा सिस्टम आ रहा है। आप लोगों को याद होगा, आप लोग छोटी क्लासों में पढ़ा करते थे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप पढ़ते थे कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेल होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ में टिश्यूज बन जाते हैं, जैसे आपने फंजाई में देखे थे, ठीक है। फंजाई में देखे थे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके सिर्फ टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है। फिर इसी तरीके से फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं, तो आप हायर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आ रहे हैं। एनिमल्स में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगी, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज जो आपको इसमें मिलेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी वो होगी मल्टी सेलुलैरिटी। और ये मल्टी सेलुलैरिटी छोटी मोटी नहीं, बल्कि इसमें जो मल्टी सेलुलैरिटी में जो ऑर्गन सिस्टम होंगे वो भरपूर इन्वॉल्व होंगे। एक मल्टी सेलुलैरिटी होती है जिसमें ऑर्गन नहीं बनता, टिश्यूज बनते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं। तो ये मल्टी सेलुलैरिटी जो है ये बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात आपको और बता दूं कि अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो आपको पता लगता है कि मल्टी सेलुलर प्लांट्स भी हैं, फंजाई भी हैं, एनिमल्स भी हैं, लेकिन अगर आप ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो वो सिर्फ एनिमल्स में, वो सिर्फ एनिमल्स में है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर सिर्फ चार ऑर्गन्स हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है, रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर, ये चार ऑर्गन्स हैं सिर्फ प्लांट्स के पास। इसके अलावा प्लांट इज ऑर्गन पुअर सिस्टम, ऑर्गन्स नहीं है। लेकिन यही किंगडम है सिर्फ एक इस वक्त जो आप पढ़ने लगे हैं जिसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। सो ये कुछ वो बहुत बेसिक बातें हैं जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जरूरी हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि तमाम एनिमल्स में डिस्कस किए जाते हैं, और तमाम एनिमल्स में इनके हवाले से जो है वो गुफ्तगू की जाती है।
जनरल आप इनको यूं कह लीजिए, आप इसको यूं कह लीजिए कि ये जनरल कैरेक्टर्स है एनिमल्स के। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशनल मोड, ये आपके सामने एक जनरल कैरेक्टर है, ठीक है। एनिमल्स का न्यूट्रिशनल मोड, जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रोटिस्टा के बाद, ये पिछले कुछ लेक्चर्स की बात है, कि प्रोटिस्टा के बाद 3 जो किंगडम्स हैं या 3 ग्रुप्स हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे से न्यूट्रिशन की बेस पे ऐसे डिवाइड हो जाते हैं जैसे 3 डिफरेंट शहरों को जाने वाली रोड्स होती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सबसे पहले है ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। फिर यही ऑटोट्रॉफ्स जो है, उसके बाद सेकंड आ जाती है कैटेगरी हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं, उसके बाद आगे हेट्रोट्रॉफ्स 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, जिनको आप कहते हैं एक एब्जॉर्प्टिव, जो कि आपने पिछला किंगडम पढ़ा, यानी फंजाई। और उसके बाद फिर आपने अब जो पढ़ रहे हैं, अब जो आप पढ़ने लगे हैं, दैट इज इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आप जो है, ये अब आप पढ़ने लगे हैं, ठीक है। यानी अब, जैसे मैंने फंजाई के चैप्टर के बिल्कुल शुरू में कहा था कि एक बात तय कर लें कि अब फंजाई में इसके अलावा और कोई न्यूट्रिशन नहीं है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, जरा मुझे, जो जिन्होंने प्रोटिस्टा पढ़ा है वो मुझे बताएं कि प्रोटिस्टा में कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें मिल रहे थे। जी बेटा जल्दी से, जरा क्लियर नहीं करनी। जी यानी सर ऑटोट्रोफ, हेटरोट्रोफ्स और मिक्सोट्रोफ्स थे। जी, 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हमें मिल रहे थे। जी बिल्कुल सुमेरा, ठीक कह रही हैं आप। ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ और मिक्सोट्रॉफ, 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमें वहां पर मिल रहे थे। हम हर ग्रुप में जाके सबसे पहले ये बात करते थे, ये ग्रुप ऑटोट्रॉफ भी है, मिक्सोट्रॉफ भी है, ये ग्रुप हेट्रोट्रॉफ भी है, मिक्सोट्रॉफ भी है, ये ग्रुप मिक्सोट्रॉफ है। हर ग्रुप में हमने अलग अलग से ये बात की है। लेकिन अब हमने यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। जब हम एक दफा डिस्कशन शुरू कर देते हैं प्लांट्स की और फंजाई की और एनिमल्स की, तो यहां हमारी बात तय हो जाती है कि बस अब ये ऑटोट्रॉफ है और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है प्लांट्स। फंजाई हेट्रोट्रॉफ हैं, एब्जॉर्प्टिव हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अब ये बात दोबारा डिस्कस नहीं होगी। जस्ट लाइक दैट, ये वो ऑर्गेनिजम्स अब आप पढ़ने लगे हैं जो इंजेस्शन करते हैं। मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर इंजेस्शन और एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा फर्क बता देता हूं, अगरचे मैंने पहले भी एक दफा डिस्कस किया हुआ है। जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और इसमें क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको आप कन्वर्ट करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि स्टार्च है आपके पास, और आप स्टार्च जो है इसको ब्रेक करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज, लेकिन सेल से बाहर, पहले स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे क्या करते हैं, आप उसको डिफ्यूज इन कर लेते हैं, सेल के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, दिस इज एब्जॉर्प्शन। इंजेस्शन क्या है, फर्स्ट टेकिंग द फूड, टेकिंग द फूड नहीं लिखूंगा मैं, मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल इनसाइड द बॉडी और सेल, बॉडी और स्लैश सेल, ठीक है। बॉडी या सेल में मैक्रोमोलिक्यूल को पहले लेकर जाना, उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करना, सिंपलर कंपाउंड्स में। ये फर्क है एब्जॉर्प्शन और इंजेस्शन का। तो आप यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि ये दोनों हैं तो हेट्रोट्रॉफ, ये फंजाई हैं एब्जॉर्प्टिव, और ये एनिमल्स हैं इंजेस्टिव। लेकिन इन दोनों में वाज़ेह तौर पर वाइस वर्सा सिस्टम है कि एक पहले तोड़ता है फिर बॉडी में लाता है, दूसरा पहले बॉडी में लाता है फिर तोड़ता है। तो ये जो है दोनों का वाज़ेह तौर पर फर्क हुआ करता है। उसके अलावा सेल स्ट्रक्चर एंड स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि टिश्यूज और उसके बाद ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए। अच्छा, टिश्यूज के हवाले से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन, कोई भी आंसर करे। बेटा टिश्यूज कितने टाइप, अगर मैं एनिमल किंगडम को देखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एनिमल किंगडम को देखता हूं, तो एनिमल किंगडम में कितनी टाइप्स के टिश्यूज हमें मिलते हैं। जो हर एनिमल में मौजूद हो, 99% कर लें, हर एनिमल में मौजूद है, कितने टाइप के टिश्यूज हैं जो हमें हर एनिमल में मिलेंगे।
4। जी शाबाश। अब मजीद अगला आंसर आप नहीं देंगी सुमेरा, क्योंकि आप जो है वो पढ़ा चुकी हैं जी। नेम। जी सर 4 है ना, वही एक जी जी। कनेक्टिव नर्वस एपिथेलियल और एपिथेलियल तो मैंने कहा है, कनेक्टिव नर्वस एपिथेलियल और फोर्थ है, याद नहीं है सर ना। एडिपोज। नो नो नो, एडिपोज कनेक्टिव में आ जाता है जी। मस्क्यूलर, नो नो नो, स्केलेटल और कार्डियक, स्केलेटल और कार्डियक दोनों कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये मसल के टाइप में आते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मस्कुलर है, 4 मसल्स हैं, ठीक है, जो आपको ओवरऑल मिलेंगे। सानिया कुछ कह रही हैं आप? नो सर। कनेक्टिव, नर्वस, उसके बाद एपिथेलियल, और उसके बाद आपको मिल जाते हैं मस्कुलर। ठीक है, अब इसमें किसी ना किसी लिहाज से मस्कुलर जो टिश्यू होता है ना, किसी ना किसी लिहाज से, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक में मसल्स उसी तरह मौजूद होंगे जैसे हम में होते हैं, लेकिन किसी ना किसी लिहाज से मसल्स हर ऑर्गेनिज्म में, हर एनिमल में आपको मिलेंगे। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है? हर ऑर्गन की लाइनिंग में, लाइनिंग ऑफ एवरी ऑर्गन। ये जितने ऑर्गन होते हैं ना, आप उसको मेम्ब्रेन कह लें, आप उसको ऑर्गन कह लें, जैसे आपका जो कैपिलरीज होती हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपके ब्लड कैपिलरीज में हर कैपिलरी सिंगल सेल से बनी हुई है, सिंगल सेल थिकनेस है। ठीक है, तो वो सिंगल सेल थिकनेस उसको एपिथेलियल वो टिश्यू कहते हैं। नर्वस टिश्यू, कोई भी जैसे आप कहते हैं कि स्पंजेस के बारे में डाउट है कि शायद उनमें नर्वस टिश्यू नहीं है, लेकिन ये डाउट है, इस वक्त कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कुछ में ऐसा फिनोमिना देखने को मिलता है कि शायद नर्वस ऑर्गेनाइजेशन इनमें होती हो। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है या बॉडी के ऑर्गन की डेवलपमेंट करता है। जैसे कार्डियक मसल की बात हुई, स्केलेटल मसल की बात हुई, ब्लड की बात हुई, एडिपोज टिश्यू की बात हुई, कोलेजन की बात हुई, बोन्स की बात हुई, कार्टिलेज की बात हुई, 7 तो मैंने बैठे बैठे गिनवा दिए। ठीक है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो ये 4 टाइप के टिश्यूज ऐसे हैं जो कि आपको पूरे एनिमल सिस्टम में मिलेंगे, तो एनिमल किंगडम में मिलेंगे, और ये तमाम टिश्यूज जो हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको और किसी किंगडम में नहीं मिलेगी। ये वो फीचर्स हैं एनिमल्स के कि जो किंगडम एनिमलिया तक यूनिक है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, ये वो फीचर्स हैं कि जिनके जरिए हम एनिमल्स की बाज औकात क्लासिफिकेशन भी करते हैं। आप लोगों को याद होगा आप लोग जब करते हैं रिड्यूस की बात करते हैं, आप बात करते हैं सीलोम, एसिलोमेट्स, सुडोसिलोमेट्स की बात करते हैं, ड्यूटेरोस्टोम, प्रोटेरोस्टोम की बात करते हैं। ये तीन आपको बताएंगे, ड्यूटेरोस्टोम, प्रोटेरोस्टोम्स, उसके बाद दूसरी कैटेगरी आ जाती है सीलोम, और तीसरी कैटेगरी आ जाती है ये, मैंने क्या नाम लिया था, ये तीनों जो है इनका और ये आम तौर पर दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ एनिमल्स। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छे तरीके से पता है कि आप जब जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से उसके बाद जो है वो एम्ब्रियो बनाते हैं, तो एम्ब्रियो जो है ये भी, एक तो ये भी डेवलपमेंट जो है उसका एक वो है, निशान है। ठीक है, डेवलपमेंट का, जो कि और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, और किसी एनिमल्स के अलावा ये वाली जो डेवलपमेंट है। फिर एक और चीज जो इसमें खास तौर पर देखने वाली है वो क्या है, वो ये है कि एम्ब्रियो जो है वो आगे आगे फिर डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। जैसे आप कहते हैं एम्ब्रियो सबसे पहले बनता है ब्लास्टूला, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनता है गैस्ट्रूला। ठीक है, इसी गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो है एम्ब्रियो के अंदर 3 लेयर्स बनती हैं। डेवलपमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म, और एक होती है मीजोडर्म। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ ये 2 लेयर्स होती हैं, एक्टो एंडो, उनको आप क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये 3rd लेयर भी होती है, तो जब ये 3rd लेयर भी शामिल हो जाती है तो फिर आप क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है वो एनिमल्स के हवाले से ये आप एक कैटेगराइजेशन करते हैं कि ऐसा फीचर यूनिक टू एनिमल्स होता है कि और किसी ऑर्गेनिज्म में ये मौजूद नहीं है। ये एक जनरलाइज डायग्राम है। एक बात और भी अपने जेहन में रखिएगा बेटा,
ये एक टोटल जनरलाइज्ड डायग्राम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाया होगा जाइगोट होती है, जाइगोट है, फिर उसमें क्लेवेज हुई, क्लेवेज से 8, सबसे पहले कितने सेल्स बनते हैं, 2 बनते हैं, फिर उससे 4 होते हैं, फिर उससे 8 होते हैं, फिर उससे 16 होते हैं। 16 के बाद जो है फिर एक रैंडम डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर ये ब्लास्टूला होता है, ब्लास्टूला के बाद उसके अंदर ये कैविटी बनती है जिसको आप ब्लास्टोसील का नाम देते हैं। ये एक रैंडम डायग्राम है। अच्छा, इसको मैं बार बार रैंडम क्यों कह रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने ज़हन में रखिएगा। ये वो बात है जो कि आपको डेवलपमेंट पढ़ते हुए हमेशा कंफ्यूज करेगी। ये जो रैंडम या इसको जनरलाइज डायग्राम आप कह लें, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में जो सेल अंदर को जाते हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में नीचे से नहीं जाते। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सेल का अंदर जाना साइड से होता है। ये जरूरी होता है, जो इन्वेजेशन है ना सेल्स की, ये बड़ी जरूरी है, ठीक है, लेकिन उनमें साइड से होता है। तो ये वो डायग्राम है, अगर मैं एक जनरल बात करूं तो ये वो डायग्राम है जो ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स एंड सम वर्टिब्रेट्स में फॉलो होती है। कुछ वर्टिब्रेट्स में ये डायग्राम फॉलो होगी, लेकिन तमाम वर्टिब्रेट्स में ये डायग्राम फॉलो नहीं होनी जो आपके सामने बनी हुई है। लेकिन ये जो जितनी स्टेजेस हैं ये भी किसी प्लांट में नहीं आती, किसी फंगस में नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ यूनिक टू एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और चीज जो यहाँ डिस्कस हुई हुई है वो ये है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद कुछ स्टेजेस आती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर एम्ब्रियो लिखते हैं तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद 2 तरह के हमें जो है वो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। एक ये कि डायरेक्ट जो फीटल डेवलपमेंट है वो शुरू होती है, आप फीटस बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी तरह की जो डिवीजन, दूसरी तरह की जो आपको मिलती है एनिमल किंगडम में, ये बात अब किसी और की नहीं हो रही, सिर्फ एनिमल किंगडम की बात हो रही है, ठीक है। तो एनिमल किंगडम में एम्ब्रियो के बाद 2 तरह की स्टेजेस होती हैं। एक तो फीटस की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, दूसरा कुछ ऐसे होते हैं जो क्या बनाना शुरू कर देते हैं, लार्वा। और आप ऑलमोस्ट कह लीजिए कि 80% एनिमल्स यही करते हैं। मैंने 80% क्यों कहा है, क्योंकि हम ज्यादा फोकस करते हैं बाकी 20% पे। हम पढ़ते हैं बर्ड्स को ज्यादा, हम पढ़ते हैं इनको मैमल्स को ज्यादा, हम पढ़ते हैं रेप्टाइल्स को ज्यादा, ठीक है, इनको ज्यादा पढ़ते हैं। जबकि असल में एनिमल किंगडम की जो कंपोजिशन है, एनिमल किंगडम को अगर देखा जाए तो उसके अलावा जो फाइला हैं, असल में एनिमल किंगडम की डायवर्सिटी उनसे है। मैमल्स तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रेत के ज़रात में से चंद जर्रे आप उठा लें तो मैमल्स की इतनी तादाद है। बाकी तमाम जो हैं वो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, बाकी एनिमल्स हैं। और उन एनिमल्स में क्या बनता है, लार्वा बनता है। ये काम कोई मुझे बताएगा किस फाइलम तक, किस क्लास तक ये काम फॉलो होता है लार्वा का? कौन से हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म है जो लार्वा बनाते हैं? सर एम्फीबियंस तक फ्रॉग में होता है। शाबाश शाबाश, दोनों का आंसर जो है वो ठीक है। ये काम लार्वा का एम्फीबियंस तक होता है। तो एम्फीबियंस की भी डाइवर्सिटी बहुत है, लेकिन उससे पहले आप देख लें तो फिश है। आपका जो वो ग्रुप है, पाइसिस का जो ग्रुप है, वो सारा फिश पर मुश्तमिल है और उसमें सारे लार्वा बनते हैं, ठीक है। उससे पीछे जाते जाएं तो लार्वा ही लार्वा है। तो इसलिए 80% एनिमल्स में यही होता है। हाँ, उसके बाद जो बाकी रह जाते हैं उनमें फीटल डेवलपमेंट होती है, उनमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट होती है। वो चाहे जो है वो एग के अंदर हो, चाहे वो मदर के अंदर हो, वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट ही होती है और एक डायरेक्ट इंडिविजुअल बनाया जाता है। एम्ब्रियो से लार्वा तक की स्टेज को आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो एक फिनोमिना का नाम देते हैं जिसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का नाम दिया जाता है। ये चंद एक चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई। अच्छा, अभी अगला शुरू करते हैं बेटा। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताइए। सर सर एब्जॉर्ब जी, एक मिनट ठहरिएगा। ललिता आप बोलिए, एनी रुकिएगा एक मिनट। सर एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव में सर थोड़ा डिफरेंस बता दें जी, क्लियर करते हैं, क्लियर नहीं हुआ सर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव में मैं बिल्कुल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एब्जॉर्प्टिव असल में ये है, जैसे आप कहते हैं ना कि फंगस है, ठीक है। अब फंगस जो है वो कभी भी किसी मैक्रोमोलिक्यूल को डायरेक्ट बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करती। फॉर एग्जांपल कोलेजन है। अब कोलेजन, मुझे बल्कि याद आ गया, कोलेजन एनिमल्स का यूनिक फीचर है।
कोलेजन एक प्रोटीन है जो एनिमल्स का यूनिक फीचर है, वो ना प्लांट्स में होती है ना फंगस में होती है। लेकिन अगर आप बात करें तो जो फंगस है वो आराम से कोलेजन को ब्रेक कर देती है, और ब्रेक करके उसको कहाँ ले आती है, उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है, और कन्वर्ट करके अपनी बॉडी के अंदर डिफ्यूज कर लेती है। ये जो फिनोमिना होता है इसको आप क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल को बॉडी से बाहर तोड़ना, सेल से बाहर तोड़ना और फिर अपनी बॉडी का हिस्सा बनाना, इसको आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जी क्लियर है? जी सर। दूसरी तरफ आ जाते हैं इंजेस्शन। इंजेस्शन क्या है कि आप ह्यूमन की मिसाल ले लेते हैं, आप पहले अपनी बॉडी में मैक्रोमोलिक्यूल लेकर आते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं मैकेनिकली और केमिकली, और उसके बाद उसको अपने ब्लड में लेकर जाते हैं, अपना हिस्सा बनाते हैं। हमने बहुत बड़ी मिसाल ले ली ह्यूमन की। आप आ जाएं एमीबा पे। एमीबा अगरचे प्रोटिस्टा का हिस्सा है, अगरचे वो और ग्रुप में है, लेकिन मैं एमीबा की मिसाल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इंजेस्टिव है। वो पहले पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को अपने सेल में लाता है, सेल में ला के उसको ब्रेक करता है, सो दिस इज इंजेस्टिव। ठीक है, पूरा मैक्रोमोलिक्यूल। जी ओके सर, थैंक यू। जी एनी बोलिएगा। सर जो यूकैरियोट्स फंजाई के अलावा हेटेरोट्रॉप्स हैं, उनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन ही होगी? फंजाई के अलावा जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं उनमें फंजाई के अलावा जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, प्रोटिस्टा की बात कर रही हैं जी सर। एक्चुअली प्रोटिस्टा की बात ही होगी, उसके अलावा तो जी बिल्कुल बेटा, उनमें फिर जो है वो मिक्सोट्रॉफी होगी या इंजेस्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अलावा और कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको मिलता नहीं है। अगर वो हेटेरोट्रॉफी हैं तो वो इंजेस्टिव ही होंगे। फिर वो चाहे एक्सकेवेटा का पार्ट हो, चाहे वो एसएआर का पार्ट हो, चाहे वो तीसरा जो ग्रुप है आपका आर्किप्लास्टिडा। आर्किप्लास्टिडा तो वैसे सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि उनमें रेड एलजी, ब्राउन एलजी, ग्रीन एलजी और प्लांट्स आ जाते हैं ना, तो आर्किप्लास्टिडा तो सारे ही वो हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। फिर आखिरी ग्रुप है यूनिकॉन्टा। जी बेटा, और कोई सवाल? सुमेरा, आपने हेमी को मेरी आवाज कब कटी है, क्या हुआ था आवाज को? है नहीं सर दरमियान में एक दो दफा। हुई थी? ओहो, मैं ना जोश खिताबत पे सीधा ही निकल गया, मैंने नहीं देखा। अच्छा सुमेरा, आप हेमी कोऑर्डिनेटर का क्या कह रही थी बेटा? सर वो एम्फीबियंस का और हेमिकोडियस का बता रही थी कि लार्वा उसका होता है। अच्छा अच्छा, लार्वा, ठीक ठीक ठीक। तो अब यहाँ पर जो है जी जी सर, कुछ कह इसमें रहे हम हैं आप? एनिमेलिया, जी सर, जी सर बोलिए एनिमेलिया में हम सिमेट्री को एक्सप्लेन नहीं करेंगे सर? बेटा, ये सारा कुछ एक्सप्लेन होना है, लेट मी शो यू। ये सब कुछ एक्सप्लेन होना है। पहले आप क्या करेंगे, ये एक छोटा सा चैप्टर है कैम्पबेल का ना, ये देखिए, ये सिमेट्री आप, ठीक है। जी तो ठीक है। आप इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले डिस्कस करने लगे हैं, अभी मैं शुरू करने लगूं एवोल्यूशन, एनिमल्स कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, हमें एनिमल्स का ओरिजिन कहाँ से मिलता है, ठीक है। उसके जी जी बाद जैसे मैंने जो आप जिस चीज़ का कह रहे थे ना, उसमें अगर आप देखते हैं तो ये फौरी तौर पे ना स्टार्ट हो जाता है, इसमें फाइलम पोरीफेरा फौरन स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ी सी चीजें इस बुक से लेके, तो हम उसके बाद जो है वो उधर से भी पढ़ेंगे, ये चीज एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा हमारा, ठीक है। जी ठीक सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो बड़े ही मुख्तसरन मैं ये सारे पैराग्राफ डिस्कस करूंगा। हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स स्पैन्स मोर देन हाफ अ बिलियन ईयर्स अगो। आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता है, और हमने काफी डिटेल में वो चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें आपने कहा था कि 541 मिलियन ईयर्स अगो कौन सा पीरियड एग्जिस्ट कर रहा था? कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन वो है जो कि पेलियोजोइक एरा का पीरियड है। कैम्ब्रियन पीरियड पेलियोजोइक एरा का है, और पेलियोजोइक एरा असल में प्रोटेरोजोइक इयॉन जो है उसका एक इरा है। आप बेसिकली 3 से 4 जो है वो इयॉन्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब जमीन जस्ट बनी थी और आपकी जमीन पर ये तमाम डेवलपमेंट शुरू हुई थी, तो इट वाज नोन एज हेडियन एरा।
उसके बाद फिर आप देखते हैं एक इरा और आता है, फेनेरोजोइक आता है, ठीक है, फिर प्रोटेरोजोइक आता है, ईओन, सॉरी इरा में बोल गया, ईओन। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि हम आम तौर पर अपनी जितनी भी क्लासेस हैं, इवन जब हम बीएस में स्टार्ट करते हैं, सम टाइम एमफिल में भी स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोटेरोजोइक ईओन से, प्रोटेरोजोइक ईओन से स्टार्ट करते हैं। और प्रोटेरोजोइक ईओन जो है वो आम तौर पर कहाँ से स्टार्ट होता है, उसका पहला जो पीरियड है वो है पेलियोजोइक, जो मैंने अभी ऊपर लिखा, मैं जरा नीट करके इसको लिखना चाह रहा हूँ, पेलियोजोइक इरा। और उस पेलियोजोइक इरा के किस पीरियड से स्टार्ट होता है, कैम्ब्रियन पीरियड से। अच्छा, यहां पर हम आम तौर पर अपनी जो बीएस की क्लासेस हैं, एमफिल की क्लासेस हैं, वहां पे हम यहां से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी देखें तो एक्चुअली ये थोड़ी सी गलत अप्रोच है, या अगर हम हमारे जहनों में ये चीज डेवलप हुई है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बेसिकली तो पेपर देने के लिए अपने जो जीटीएस है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसको लगाते हैं रट्टा। और बदकिस्मती से आप अगर एस एस अली की बुक देख लें, आप मिलर हार्ले देख लें, कहीं पर भी अगर आपको जो है वो ये मिलेगा, जो आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, वो आपको याद आप कहाँ से करना शुरू करते हैं, आप याद करना शुरू करते हैं फ्रॉम कैम्ब्रियन पीरियड, कि जी इसमें ये वैरायटी थी, इसमें ये वैरायटी थी, इसमें ये, हमारे जहनों में एक बात बिल्कुल फिक्स हो जाती है कि इससे पहले वैरायटी थी ही नहीं। जबकि जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है उसमें आपने सबसे पहले ये बात कर ली थी कि जो पहला इयॉन था, इससे पिछला इयॉन, वो है फेनेरोजोइक इयॉन। और इस फेनेरोजोइक इयॉन जो है, इसमें आपका एक अदद इरा आता है जिसको आप कहते हैं एडियाकरन इरा। इसने, ये आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, क्यों नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि ये जाहिर सी बात है बीएस और एमफिल में उस तरह डिस्कस नहीं किया जाता। जो एडियाकरन इरा है, इसका पीरियड कोई नहीं है, लेकिन हमें ऑल एंसेस्टर्स इस इरा से मिलते हैं। प्लांट्स के एंसेस्टर्स की बात कर लें, आप फंजाई के एंसेस्टर्स की बात कर लें, आप किसी और एंसेस्टर की बात कर लें, हमें तमाम एंसेस्टर्स एडिएकरन इरा से मिलते हैं। और एनिमल्स के एक्चुअल एंसेस्टर, अगर मैं एनिमेलिया की बात करूं, तो एनिमल्स के एक्चुअल एंसेस्टर्स कब से एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा, एनिमल्स के एंसेस्टर्स की निशानियां हमें ऑलमोस्ट 700 प्लस मिलियन ईयर्स अगो मिल चुकी हैं। जबकि हम कहाँ से याद करना शुरू करते हैं, हम जो जीटीएस यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सर खपाना शुरू करते हैं, वो 541 मिलियन ईयर्स अगो से हम शुरू करते हैं। जबकि 700 प्लस मिलियन ईयर्स अगो हमें एंसेस्टर मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करें, पूरी एवोल्यूशन यहाँ पर दी हुई है, ये देखिएगा। किधर गया, यहाँ पर जो है वो एडिएकरन बायोटा, एडिएकरन बायोटा। और ये देखिए, these fossils are members of early group of mostly soft-bodied multicellular eukaryotes known collectively as Ediacaran biota. Ediacaran इसको क्यों कहा जाता है, अगली बात, क्योंकि Ediacaran जो है वो एक बड़ा यूनिक सा नाम है। Ediacaran इसलिए कहा जाता है कि ये जो एंसेस्टर्स हैं, इनकी निशानियां हमें मिलती हैं, और सबसे पहले जो हमें मिली ना, ये 700 प्लस, ये हमें मिली वहां से ऑस्ट्रेलिया में। एक पूरा जो है वो हिली एरिया है, एक पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है, उसको क्या आप कहते हैं, एडिएकरन हिल्स। तो वहां से हमें ये फॉसिल्स मिले, और वहां से हमें ये अंदाजा हुआ कि एडिएकरन, ये जो फॉसिल्स हैं, ये एक्चुअली एनिमल्स के एंसेस्टर्स हैं। तो हमने उसी पहाड़ी सिलसिले पे इसी एडिएकरन जो बायोटा है उसका नाम रख दिया। तो यह है कि बहुत से ऐसे, जैसे हमें जो ऑर्गेनिजम्स उस वक्त मिले, उनमें कुछ मोलस्क्स थे, ठीक है, सम हैव बीन क्लासिफाइड एज मोलस्क्स। अब मोलस्क्स जो हैं, वो एक बड़ी हैरत की बात है कि आपको फॉर एग्जांपल 600 मिलियन ईयर्स अगो, 550 मिलियन ईयर्स, कैम्ब्रियन से पीछे पीछे की बात कर रहा हूं मैं, कैम्ब्रियन 541 542 से स्टार्ट होता है। आपको 550 560 मिलियन ईयर्स अगो, 600 या 700 मिलियन ईयर्स अगो, आपको एक ऐसा फॉसिल मिलता है जो किससे रिलेट कर रहा है, मोलस्क से। अब ये एक इंतहाई हैरत की बात है
कि कहाँ मोलस्क, आपको ये पता है कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें हाईएस्ट 2 फाइला जिनके ऑर्गन सिस्टम की कोई मिसाल ही नहीं है पूरे इनवर्टिब्रेट्स में, वो कौन कौन से हैं? एक आर्थ्रोपोडा और एक मोलस्का। और आपको मोलस्का से मिलता, जो मैंने आपको बताया ना, एनिमल के एंसेस्टर तो हमें मिलते हैं 700 मिलियन ईयर्स अगो, लेकिन जो मोलस्कन फॉसिल है वो हमें 560 मिलियन का मिलता है। अभी भी ये 541 से ज्यादा है। 541 तो कैम्ब्रियन है ना, जो हम पढ़ना शुरू करते हैं। 560 मिलियन ईयर्स अगो पहले हमें एक ऐसा फॉसिल मिलता है जो किससे मिल रहा है? मोलस्कन से। अब मोलस्कन जो है वो इंतहाई हाई जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर एलिमेंट्री कनाल है। बेटा एलिमेंट्री कनाल और सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें क्या फर्क है? कोई बताएगा? एलिमेंट्री कनाल, इतनी हैरत की बात मैं क्यों कर रहा हूं, कोई बताएगा मुझे? सर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें तो माउथ होता है फूड एंट्री के लिए और उसकी एग्जिट के लिए एक अलहदा पॉइंट होता है, लेकिन जो सैटेलाइट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें नहीं होता, वो सिर्फ एक साइड पे ही एंट्रेंस होती है उसकी बस। वेल डन। जो वाहिद बात है ना जिसको आप कहते हैं कि पूरी सम अप कर देती है हमारे इस जवाब को, वो ये है कि एलिमेंट्री कनाल में 2 ओपनिंग्स हैं, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में 1 ओपनिंग है। ठीक है, ये सम अप हो जाती है बात यहाँ पे। लेकिन अब आपको मोलस्कन एंसेस्टर मिल रहा है, और वो एंसेस्टर, वो ऑर्गेनिज्म जो कि जिसके पास एलिमेंट्री कनाल मौजूद है। तो इसका मतलब है कि 560 मिलियन ईयर्स अगो भी अगर हमें मोलस्कन फॉसिल मिल रहा है तो उस वक्त एनिमल्स अच्छे खासे हाई रैंक पे थे। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वो सॉफ्ट बॉडीड थे। ये वो चीज थी जिसने अभी तक हमें एक तरह से ब्लाइंड रखा है एनिमल की डायवर्सिटी और उसके ओरिजिन के हवाले से, कि सॉफ्ट बॉडीड हैं। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा ही क्यों जाता है? क्योंकि हमारे ख्याल में कैम्ब्रियन पीरियड के बाद तो एनिमल ऐसे फैले जैसे किसी ने तस्बीह का धागा तोड़ा और उसमें से सारे दाने निकाल दिए, हमारा ये ख्याल है। लेकिन हमें फॉसिल्स की कमी की वजह से वी हैव बीन ब्लाइंड फ्रॉम द एरा और इयॉन बिफोर द प्रोटेरोजोइक। फनेरोजोइक से हम जो है वो बिल्कुल वो थे, बिल्कुल ब्लाइंड थे। अच्छा, अब इसमें कुछ और भी हैं जिनको अभी तक आप क्लासिफाई नहीं कर सके कि उनको कहाँ रखें, फॉसिल कौन से जो है वो फॉसिल में रखें। जैसे स्पंज के फॉसिल में रखें, किस में रखें? ये देखिए, ये मोलस्कन, ये भी एक और जो है, इसका फाइलम अननोन है। देखिए कैसा जबरदस्त फॉसिल है। ये वो फॉसिल्स हैं जो लकीली जिनके इंप्रेशन आपको मिल जाते हैं, ये वो फॉसिल्स हैं। वरना आमतौर पर फॉसिल्स नहीं मिला करते। ठीक है, बिकॉज ऑफ हार्ड पार्ट्स जो हैं, वो हार्ड पार्ट्स की एब्सेंस के और सॉफ्ट पार्ट्स की प्रेजेंस की वजह से कुछ ऐसे रहे हैं जो कि हमें फॉसिल बाज़ औक़ात मिल जाते हैं इंप्रेशन की सूरत में। लेकिन अच्छा, मैंने अभी आपको कहा था कि 700 प्लस ईयर्स अगो हमें एनिमल्स का ओरिजिन मिला है। वो कैसे मिला है? बेटा वो ऐसे मिला है कि हमें ऐसी रॉक्स के नीचे से, मैं असल में एग्जैक्टली वो लाइन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, चले खैर, हमें रॉक्स के नीचे से ऐसे स्टेरॉइड के एक सैंपल मिले हैं जो स्टेरॉइड आजकल स्पंजेस प्रोड्यूस कर रही हैं। और स्पंजेस कौन है? जरा एक दफा इस मैप पे नजर डालिएगा। स्पंजेस वो हैं विच इज अ सिस्टर ग्रुप ऑफ अदर एनिमल्स। ये सिस्टर ग्रुप है, ये बाकी एनिमल्स का सिस्टर ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आ तो एनिमल्स में रहा है ना। अब अगर ऐसी स्टेरॉइड के हमें सैंपल मिले हैं, ऐसे हमें प्रिजर्व्ड केमिकल्स मिले हैं विच आर रिजेंबलिंग द स्टेरॉइड दैट इज करंटली बीन secreted by the modern sponges, that certainly means that there are certain genes present in ancient organisms which were secreting those steroids early in that time, earlier in that time। वो जो एक टाइम था इतना पुराना, तब से ये स्टेरॉइड बन रही। अब ये वो चीज है जो कि हाइपोथेसाइज, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंफर्म है, लेकिन आप अगर फॉसिल को देखें, फॉसिल्स को देखते हैं, तब तो आपको कम से कम ये तो पता लग रहा है कि फॉसिल्स जो हैं वो एक्चुअली अगर 560 मिलियन ईयर्स अगो भी हैं, ये वाले फॉसिल्स अगर 560 मिलियन ईयर्स अगो भी हैं, तब भी कैम्ब्रियन से पहले हैं।
और आप ये बात भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर फॉसिल मिले हैं तो इसका मतलब है एनिमल्स अच्छे खासे मौजूद थे भाई, तभी तो फॉसिल मिले हैं ना आपको। और अगर एनिमल मौजूद थे तो उनके एंसेस्टर कभी ना कभी तो रहे होंगे ना। तो ये वो चीज है जिसकी बेस पे आप कहते हैं कि एनिमल्स की हिस्ट्री इतनी छोटी नहीं है कि आप उसको कहें कि ये जो है वो सिर्फ कैम्ब्रियन पीरियड से ही शुरू हुए हैं। ठीक है, फिर हमें एक और मिसाल मिलती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हमें कुछ फॉसिल ऐसे मिलते हैं, फॉसिल्स दैट आर इंडिकेशन ऑफ प्रिडेशन। ये बड़ी मजे की बात है, ये जरा गौर से सुनिएगा कि यहां पर वो कहता है कि ये ऐसे फॉसिल हैं कि जिनमें हमें ये मिलता है कि उन शेल्स में बकायदा सुराख हुए हुए हैं, और उन सुराखों की नौयत वही है जो आजकल बहुत से एनिमल्स शेल में बंद हुए। आपको अच्छे तरीके से पता है कि एक ऑर्गेनिज्म होता है बाइवॉल्व, जोलॉजिस्ट हैं आप सब, बाइवॉल्व्स होते हैं, सॉरी गलती से डाल देंगे, बाइवॉल्व्स होते हैं। बाइवॉल्व्स क्या है कि एक शेल ऊपर है, दूसरा शेल नीचे है, और ऑर्गेनिज्म अंदर बंद है। ठीक है, एक वॉल्व ये, एक वॉल्व है। अब वो ऑर्गेनिज्म अंदर बंद है, तो ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की खुराक होते हैं, दूसरे एनिमल्स की खुराक होती है। अब अगर वो दूसरे एनिमल्स की खुराक होते हैं तो एनिमल्स खाते कैसे हैं? एक बाइवॉल्व है जो दो प्लेटों में बंद हुआ है, भाई इसको खाओगे कैसे? मसल तो अंदर है, और ऑर्गेनिज्म ने हड्डियां तो खानी नहीं होती, वो तो मसल खाने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एनिमल्स क्या करते हैं, डिफरेंट प्रेडेटर्स आते हैं, या तो वो शेल को खोल देते हैं, उनमें ताकत इतनी होती है, या वो शेल में सुराख कर देते हैं, खास ऑर्गन्स की मदद से सेल्स में सुराख कर देते हैं। ऐसे फॉसिल्स मिले हैं, ऐसे शेल्स के फॉसिल मिले हैं जिनमें ऐसे सुराख हुए हुए थे कि जैसे बकायदा इसमें सुराख करके यहां से ईटिंग की गई हो। और ये हमें कितने पहले मिलते हैं? 550 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल। यानी 550 मिलियन ईयर्स अगो प्रिडेशन एग्जिस्ट करती थी। और प्रिडेशन के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या चाहिए होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स चाहिए होते हैं भाई। उसके बगैर तो प्रिडेशन हो ही नहीं सकती, सवाल नहीं पैदा होता। आप अगर उसके बगैर प्रिडेशन की कोशिश करते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के बगैर, तो बिल्कुल बेकार है, सवाल नहीं पैदा होता आप प्रिडेशन कर सकें। जैसे आपने अगर फल तोड़ना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर हैंड की वो चाहिए, फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, अगर किसी परिंदे ने हार्ड अमरूद खाना है तो उसकी बीक ऐसी होनी चाहिए, प्रॉपर अकॉर्डिंग टू, वो कहते हैं ना कि स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन का रिलेशन होता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको इस शेल में बोर करना है, देन यू मस्ट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। और इसका मतलब है कि एक तो ये ऑर्गेनिज्म अपने आप में एक फॉसिल है, और उसके साथ साथ जो इसका शिकारी था, प्रेडेटर, was a was an animal with special organ system। अगर ऑर्गन सिस्टम ना होता तो ये शिकार ना कर सकता, ऐसा शिकार ना कर सकता। और ये आपको 550 मिलियन ईयर्स को मिल रहा है। इसका मतलब है कि एनिमल्स के एंसेस्टर्स आपको और पीछे भी मिलते हैं। तो ये एक हिस्ट्री है। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक जो है वो यहाँ पर छूट रहा है। उसकी वजह ये है कि मैं क्वाइनोफ्लैजिलेट्स को, मैंने असल में एक बड़ी अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू की हुई है। पिछला जो प्रोटिस्टा का आखिरी लेक्चर है ना मेरा, गालबन मेरा ख्याल है कि 90, लेक्चर नंबर 90 है या 92 है, जो आखिरी लेक्चर है ना प्रोटिस्टा का मेरा, उसमें मैंने क्वाइनोफ्लैजिलेट्स और एनिमल्स के रिलेशन की डिस्कशन की हुई है। लेकिन इतनी डिटेल डिस्कशन वो भी नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको कल ये वाली डिस्कशन बताऊंगा जिसमें हमें जेनेटिक मार्कर्स मिलते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक मार्कर्स जो हैं इसमें हमें मिलते हैं, कि जीन्स भी मौजूद हैं कुछ क्वाइनोफ्लैजिलेट्स में, ऐसे जीन्स मौजूद हैं। फिर मॉलिक्यूलर मार्कर्स। अब जेनेटिक मार्कर्स और मॉलिक्यूलर मार्कर्स में क्या फ़र्क है? जेनेटिक मार्कर्स तो ये है ना कि हमें सिमिलर जीन मिलते हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर्स का मतलब ये है कि हमें सिमिलर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और उन सिमिलर मॉलिक्यूल्स में भी स्पेशली क्या मिलता है हमें? प्रोटीन्स खास तौर पर। ठीक है, तो ये हमें सिमिलर मिलते हैं हाइड्रा, क्वाइनोफ्लैजिलेट, फ्रूट फ्लाई और माउस वगैरह में। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कल। मैं थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ पर भी यहाँ ना मजीद कर लूँ, क्योंकि ये एवोल्यूशन खत्म हो जाए तो बेहतर है। हाँ, पेलियोजोइक एरा। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमें नियो प्रोटेरोजोइक एरा, ये नियो प्रोटेरोजोइक एरा वो है, एक बार फिर से देख लीजिए कि आप जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाते हैं तो पहला इयॉन है हेडियन,
फिर है फनेरोजोइक, फिर है प्रोटेरोजोइक। और नियो प्रोटेरोजोइक इरा से असल में मुराद क्या है कि ये जो ये 1 बिलियन टू 541 मिलियन है। अब अगर यहां से आप थोड़ा सा अंदाजा करें तो एक्चुअली हम प्रोटेरोजोइक इरा कहां से स्टार्ट करते हैं? 541 से, विच इज कैम्ब्रियन पीरियड, विच इज कैम्ब्रियन पीरियड। तो अगर आप वो डिस्कशन करेंगे जो 1 बिलियन से लेकर 541 मिलियन है, तो उसको आप कहेंगे न्यू प्रोटेरोजोइक इरा। ये आपको एक नई टर्म मिल रही है आज। वैसे आप प्रोटेरोजोइक को हमेशा स्टार्ट करते हैं 541 से, इससे पीछे स्टार्ट नहीं किया करते। लेकिन अब आपको नियो प्रोटेरोजोइक इरा यानी 1 बिलियन से जो है वो आपको मिलता है। तो 1 बिलियन से 541 मिलियन तक आपको क्या मिले? कुछ फॉसिल मिले जिसमें एडियाकर एंड बायोटा का आपने उसको नाम दिया। फिर आ जाता है पेलियोजोइक इरा। पेलियोजोइक इरा वो है जो जहां से एक्चुअली कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन स्टार्ट होता है और हमें बहुत से फॉसिल मिलते हैं। ये मुझे ज्यादा डिस्कस करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है ये चीजें, कि हमें बहुत से स्केलेटन इस जमाने के मिले हैं, बहुत से फॉसिल्स मिले हैं। पेलियोजोइक इरा मैं एक दफा आपको फिर बता देता हूँ, इसका आगाज असल में कैम्ब्रियन पीरियड से होता है। टाइम देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, 541। उसके बाद आपको ये भी पता लगता है अच्छा, ये एक और बात देखिए, विच इज अ वेरी स्ट्रेंज, वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग, कि आपको पेलियोजोइक इरा में ऐसे फॉसिल मिलते हैं जो बाइलेट्रियंस हैं। और बायलेटरल सिमेट्री का मतलब आप समझते हैं? बायलेटरल सिमेट्री का मतलब ये है, मैं बायलेटरल सिमेट्री की डेफिनेशन नहीं बता रहा, मैं बायलेटरल सिमेट्री के पीछे जो कंक्लूजन है वो बताना चाह रहा हूं। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि उस वक्त जो ऑर्गेनिज्म थे वो डिप्लॉयड थे, उस वक्त जो एनिमल थे वो डिप्लॉयड थे, उस वक्त जो एनिमल थे उनमें पेयर्ड ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। याद रखिए कि ये जो एनिमल्स हैं इनमें ऑलमोस्ट हर एनिमल में, ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा 100%, ऑलमोस्ट हर एनिमल में आपको पेयर्ड ऑर्गन्स मिलते हैं। और पेयर्ड ऑर्गेनिजम्स मैंने लिख दिया, सॉरी, इसमें आपको पेयर्ड ऑर्गन्स मिलते हैं। और पेयर्ड ऑर्गन्स का मतलब ही ये है बायलेटरल सिमेट्री, एक साइड पे एक ऑर्गन, उसी के ऑपोजिट दूसरा ऑर्गन। अब हम परफेक्टली बायलेटरल सिमेट्री है हमारी यहां पर। अब आप लोगों को हैरत होगी कि अगर आप अनॉटमिकली भी देखें तो ह्यूमन बायलेटरली सिमेट्रिकल है। जैसे ब्रेन, ब्रेन का एक पार्ट कंप्लीटली काम कर सकता है, आपको बहुत से काम करने की ऑप्शन दे सकता है। फिर नीचे आते जाएं, हार्ट, हार्ट बिल्कुल दरमियान में होता है, हार्ट इज नॉट ऑन द लेफ्ट साइड, दरमियान में होता है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं आपको ऑर्गन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते नजर आते हैं, ठीक है। तो ये पेयर्ड या पेयर्ड ऑर्गन या इस तरह का ऑर्गन जो कि परफेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता हो, वो बायलेटरल सिमेट्री आपको किसमें मिलती है? पेलियोजोइक इरा के ऑर्गेनिजम्स में भी मिलती है। तो बायलेटरली सिमेट्रिकल ये कोई अभी की बात नहीं है, ऑर्गेनिज्म का बायलेटरली सिमेट्रिकल होना अभी की बात नहीं है, बल्कि ये पेलियोजोइक इरा यानी कैम्ब्रियन पीरियड की बात है। तो यहाँ हमें प्रेडेशंस भी बहुत मिलती हैं, यहाँ हमें जो है वो उड़ने वाले ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं, ठीक है। प्रे या पंजे वगैरह हमें यहाँ पे जो फॉसिल हमें इसमें मिले उसमें बहुत से ऑर्गेनिजम्स के पंजे भी थे, ठीक है। फिर ये हॉक्स जीन का जिक्र है, ये मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊंगा। जस्ट लाइक दैट आगे मीसोजोइक इरा आ जाता है, फिर सीनोजोइक इरा, ये तमाम। सीनोजोइक इरा वो है जिसके बाद वो डिस्ट्रक्शन हुई और जो बड़े डायनासोर्स वगैरह थे वो ख़त्म हो गए और जो बाकी हैं वो रह गए, जो बाकी मैमल्स वगैरह थे वो रह गए। मेरा नहीं ख्याल कि मीसोजोइक और सीनोजोइक को ऐसे डिस्कस करने की जरूरत होगी। आप लोगों में से अगर किसी को लग रहा है तो बता दीजिएगा मुझे। जी बेटा, को सवाल है तो बताइए।